Konnichiwa guys! Welcome to our channel Loops of Biology. This is your friend Yogiraj Jakkal taking you to a next part of our chapter that is cell, the unit of life number 5. ठीक है? So यहाँ पे आज हम लोग सीखने वाले हैं about cytoplasm, endoplasmic reticulum and Golgi complex. ठीक है? So बढ़ते हैं अपने next mission के पास that is cytoplasm. अगर मैं सेल के अंदर किसी ग्राउंड सब्सटेंस को देख रहा हूं दैट इज नथिंग बट हैविंग अ कोलॉइडल नेचर। अब कोलॉइडल नेचर के बारे में जब बात किया था तब ये तो बोला था कि सोल्यूट मॉलिक्यूल क्या रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा रहने वाले हैं, जिसके वजह से इसका अपीयरेंस कैसा हो गया है, जेली लाइक अपीयरेंस। सो योर साइटोप्लाज्म इज नथिंग बट अ ग्राउंड सब्सटेंस that has colloidal nature। ठीक है, ऐसा ग्राउंड सब्सटेंस जिसके पास क्या है, कोलॉइडल नेचर इनसाइड अ सेल। इनसाइड अ सेल, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म का दूसरा एक नाम है दैट इज कॉल्ड एज साइटोसोल। अब ये जो कोलॉइडल नेचर है ये आया किस वजह से है, ठीक है। अब कोलॉइडल का मीनिंग क्या बोला था, दैट इज सोल्यूट मॉलिक्यूल तो ज्यादा रहने वाले। अब ये सोल्यूट मॉलिक्यूल दो टाइप्स के हो सकते हैं। पहला तो रहेगा दैट इज ऑर्गेनिक सोल्यूट। ठीक है, अब ऑर्गेनिक सोल्यूट्स के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है, दैट इज नथिंग बट ऑल द थिंग्स दैट कंटेन्स कार्बन। ठीक है, सो जिसके पास भी कार्बन प्रेजेंट रहेगा तो ये कहां पे आने वाला है, फाइनली ऑर्गेनिक सॉल्यूट के अंदर। अब इसके अंदर आएंगे सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स में मेजरली कौन सी चीजें आने वाली है, दैट इज नथिंग बट योर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, दूसरा चीज इज नथिंग बट योर अमीनो एसिड, देन योर न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, देन इट इज गोइंग टू कम विथ एंजाइम्स, जो किससे बने रहेंगे, प्रोटीन से। ठीक है, अब ये छोड़ के देर आर ऑल्सो वेरियस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज योर विटामिन्स। ठीक है, और इसके डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स का मीनिंग क्या होता है कि कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो विटामिन से बना हुआ है। ठीक है, विटामिन के हेल्प से हम लोग एक सब्सटेंस को बना रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डेरिवेटिव। और ये डेरिवेटिव्स को बोलते हैं हम लोग को एंजाइम्स। अब ये को एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स क्या है, न्यूक्लिक एसिड या बायोमोलिक्यूल्स क्या है, ये हम लोग कंप्लीटली नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये छोड़ के देर आर ऑल्सो सम ऑफ द इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। ठीक है, सो ये इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को हम लोग किस कैटेगरी में देख रहे हैं, दैट इज विदाउट कार्बन। ठीक है, ऐसी चीजें जिसके पास कार्बन है नहीं। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। सो इसमें आ जाएंगे हमारे मिनरल्स एंड आयंस। ठीक है, एंड one main thing that is going to come as a solvent. So this is nothing but my H2O, that is water, which is acting as my solvent molecule. यहां तक चीजें क्लियर है। अब आगे बढ़ते वक्त साइटोप्लाज्म सेल के अंदर एक सर्कुलर मोशन दिखा रहा है, एंड दैट कंटिन्यूअस सर्कुलर मोशन, ठीक है, क्या दिखा रहा है ये, सर्कुलर मोशन, या हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मूवमेंट। और ये सर्कुलर मूवमेंट का नाम दिया गया है दैट इज साइक्लोसिस। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, साइक्लोसिस। अब ये सर्कुलर मोशन दिखा क्यों रहा है, क्योंकि जब कभी भी कोई मॉलिक्यूल्स को विद इन द सेल ट्रांसफर करना रहेगा
या जो भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ रहे हैं उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी साइड पे ज्यादा चीजें, किसी साइड पे कम चीजें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो जो भी मॉलिक्यूल्स है उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या उसका मूवमेंट दिखाने के लिए हमारे पास क्या दिया है, साइक्लोसिस। सो it helps for movement of molecules and their equal distribution। ठीक है, उनका क्या, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाना। सो ये काम किसका है, साइटोप्लाज्म का। अब साइटोप्लाज्म के अंदर देर आर वेरियस सेल ऑर्गेनल्स, और सेल ऑर्गेनल्स की बात हम लोगों ने किस चीज में की थी, दैट आर कंपार्टमेंट्स। ठीक है, सो दोज आर कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट विद इन अ सेल, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, सेल ऑर्गेनल्स। सो हर एक सेल ऑर्गेनल कहाँ प्रेजेंट है, विद इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, एंडो मतलब क्या नाम है इसका, दैट इज अंदर। ठीक है, इनसाइड समथिंग। और वही अगर मैं मेम्ब्रेन सिस्टम की बात करूंगा, सो ऐसे ऑर्गेनल जिनके अराउंड खुद की चार दीवारें हैं। ठीक है, दैट इज नथिंग बट within a cell there are some compartments having their own membrane। एंड जब कभी भी सिस्टम की बात आती है, सो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं। सो देर आर सम ऑर्गेनल्स which are present within the cell having its own membrane and working in a coordinated manner। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सिंपल है। ठीक है, सो अगर मैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करता हूं, so there is here first of all nuclear membrane। It is a covering, it is a covering around nucleus। so nucleus के अराउंड जो भी कवर रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो एक्सटेंशन रहता है, यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आगे क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। और यही एक्सटेंशन का नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दिस इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इजी बात, आ रही है समझ में, बढ़ते आगे। ठीक है, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक दूसरे से कैसे है, चिपके हुए हैं। बिकॉज वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी प्रोटीन फॉर्म हो जाता है, ठीक है, या फिर लिपिड बायोसिंथेसिस हो जाती है, सो दिस आर सेंट टू योर गोल्जी कॉम्प्लेक्स थ्रू वेसिकल्स। ठीक है, सो यहां पे जब कभी भी मुझे एक मॉलिक्यूल एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल में भेजना है, तो ऐसे टाइम पे मुझे एक गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, और वही गाड़ी का नाम क्या है, वेसिकल्स। ठीक है, सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर नथिंग बट योर मॉडिफिकेशन यूनिट ऑफ सेल। ठीक है, अब ये मॉडिफिकेशन यूनिट है, मतलब ये क्या करेगा, प्रोटीन और लिपिड्स का मॉडिफिकेशन करवाएगा अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ठीक है, सो यही मॉडिफिकेशन यूनिट के पास अगर कोई चीज भेजनी है, सो वो किससे होके भेजनी पड़ेगी, वेसिकल्स के थ्रू। अब ये ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म एक जालिम दुनिया है। ठीक है, साइटोप्लाज्म कैसी दुनिया है, एक जालिम दुनिया है। अब ये जालिम दुनिया हमारे कंपोनेंट्स को खराब कर सकती है। अब कैसे खराब करेगी, अगर मैं किसी टाइम पे लिपिड्स को ऐसे ही साइटोप्लाज्म में छोड़ देता हूं, सो साइटोप्लाज्म में मेन चीज क्या था, पानी। और लिपिड्स क्या है, हाइड्रोफोबिक। पानी को देख के उई मां करके डर जाएंगे और अपना नेचर खो देंगे। ठीक है, वही अगर मैं प्रोटीन्स की बात करता हूं, सो प्रोटीन के अंदर अगर कोई डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है,
प्रोटीन के अगर अंदर कोई कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा तो ये साइटोप्लाज्म क्या कर देता है, उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सो वो क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा और प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कंप्लीटली खराब कर देगा। सो जिसके वजह से वो प्रोटीन किसी काम का नहीं बचेगा। ठीक है, सो वेसिकल्स आर बेसिकली दे प्रोटेक्ट्स प्रोटीन एंड लिपिड्स। किससे बचा रहे, ये एक जालिम दुनिया जिसका नाम क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब जैसे ही अगर प्रोटीन्स और लिपिड्स खराब हो गए तो ये कचरा पेटी का क्या करना चाहिए। ठीक है, सीधा सीधा कूड़ादान में डाल दो। और यही कूड़ादान, ठीक है, जो सारी चीजों को तोड़ सकता है, उसका नाम क्या है, लाइसोसोम्स। ठीक है, इसी को फैंसी नेम है, दैट इज सुसाइडल बैग्स। ठीक है, इसके अंदर सारी चीजों का क्या होने वाला है, ओम भट स्वाहा। ठीक है, सो सारी चीजें सीधा सीधा टूट जाने वाली है। ठीक है, और लाइसोसोम के बाद अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट बचता है या एक्सेस अमाउंट में कोई भी प्रोटीन या लिपिड्स या कोई बायोमोलिक्यूल बच रहा है, वो सारा का सारा स्टोर कहां पे होने वाला है, विद इन द वैक्यूल। ठीक है, सो इट इज नथिंग बट योर स्टोरिंग यूनिट ऑफ द सेल। अब ये हर एक चीज अपने आप में एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में ही वर्क कर रही है, जिसके वजह से ये सारे किसके पार्ट रहेंगे, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के। ठीक है, सो दिस आर ऑल पार्ट्स ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एक्सेप्ट, ठीक है, क्या है, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जो इतने फैंसी सेल ऑर्गेनल्स है, ये सारे क्या है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। ठीक है, पेरोक्सिसोम, this are not the part of endomembrane system। ठीक है, सो ये नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार, that is which of the following cell organelle is not a part of endomembrane system। याद रखिएगा that this is the only parts or only organelles which are present within the cell, having a membrane and working in the coordinated manner, so that is nothing but your एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इजी है। अब हर एक सेल ऑर्गेनल का जो पोजीशन है विद इन द सेल, वो ऐसे ही नहीं रखा है, नहीं भाई आज तू लेफ्ट साइड को रह ले, कल राइट साइड को रह ले, ऐसा तो नहीं चलेगा। सेल को एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करना पड़ेगा। और इसका जो पोजीशन है, द पोजीशंस ऑफ organelles is completely decided by your molecules called as cytoskeleton। ठीक है, यही साइटोस्केलेटन मॉलिक्यूल क्या डिसाइड कर रहे हैं, द पोजीशन ऑफ ऑर्गेनल्स विद इन द साइटोप्लाज्म। सो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेल ऑर्गेनल की तरफ, दैट इज नथिंग बट योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में एक चीज तो हमने सीख ली थी, ठीक है, कि दिस इज नथिंग बट माय एक्सटेंशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो एक्सटेंशन है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए एक शॉर्ट फॉर्म ईआर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर मैं एक्सटेंशन देख रहा हूं, so your endoplasmic reticulum is going to have only a single membrane around it। ठीक है, इसके अराउंड क्या है, it is only a single membrane bound organelle। ठीक है, this one
is nothing but only a single membrane bound organelle. जब मैं सिंगल मेम्ब्रेन की बात करता हूं, सो वीडियो पॉज करके एक बार ये सोच लेना कि इसके अंदर कितने फॉस्फोलिपिड के लेयर रहने वाले हैं। ठीक है, एक बार सोच के देखिए, अगर मैं मेम्ब्रेन एक बोल रहा हूं तब भी मेरे पास फॉस्फोलिपिड के कितने लेयर रहने वाले हैं? 2। सो 2 phospholipid layers are going to be present। और इसका कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया है। प्लीज चेक आउट दैट वीडियो गाइस, सो दैट योर कॉन्सेप्ट अबाउट सेल मेम्ब्रेन विल बी कंप्लीटली क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये इसका मेम्ब्रेन देख रहा हूं, सो यहाँ पे बहुत सारे फोल्ड्स दिखाई दे रहे। ठीक है, द फोल्ड्स ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, देयर आर फोल्ड्स ऑन द मेम्ब्रेन, और इसी फोल्ड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टर्ने। ठीक है, ये नाम प्रॉपरली याद रख लीजिएगा, क्योंकि सिस्टर्ने एक बार चीज आने वाली है और दूसरे बार क्रिस्टे आने वाली है। ठीक है, सो सिस्टर्ने भी फोल्ड है, क्रिस्टे भी एक फोल्ड ही है। ठीक है, सो जब कभी भी मेरे पास सिस्टर्ने बोला जाएगा, वो किसके फोल्ड रहेंगे गाइस? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ठीक है, अब एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल के अंदर भी कुछ ना कुछ ग्राउंड सब्सटेंस रहने वाला है, और जो ग्राउंड सब्सटेंस तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रेजेंट है, इसी ग्राउंड सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? ल्यूमेन। ठीक है, सो हर एक ग्राउंड सब्सटेंस अलग रहने वाला है। अब ये मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? ल्यूमेन और साइटोप्लाज्म को अलग अलग रख रहा है। ठीक है, इट इज सेपरेटिंग ल्यूमेन एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की कंडीशंस कुछ अलग है, और सेल के अंदर की कंडीशंस कुछ अलग रहेगी। यहां तक डाउट क्लियर है? ठीक है, अब अगर मैं इसके टाइप्स देखता हूं, सो देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। A type is nothing but your rough endoplasmic reticulum, जिसको हम लोग कॉमनली RER भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एक रफ रहेगा तो दूसरा कैसा रहेगा? स्मूथ। सो योर नेक्स्ट पार्ट इज नथिंग बट योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका नाम क्या रहेगा? SER। यहां तक कुछ डाउट गाइस? इट इज क्वाइट इजी आई थिंक। बढ़े आगे। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट इज नथिंग बट योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको रफ बोला क्यों रहेगा? क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? लेट्स सी दैट। अब ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब कभी भी मैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करता हूं, सो इसको रफ नाम क्यों आया है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, याद रहेगा तो राइबोसोम्स की एक कहानी हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल में देखी थी, द 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। तो वैसा ही कुछ एक 80S टाइप का राइबोसोम किसके ऊपर प्रेजेंट है? ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब देखते हैं क्या चक्कर है ये। अगर मैं किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के फोल्ड्स कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, सो ये फोल्ड्स के ऊपर देयर आर सम ग्रैन्युल्स, और ये ग्रैन्युल किसके हैं? तुम्हारे राइबोसोम के। ठीक है, सो यहां पे कुछ ग्रैन्युल्स प्रेजेंट है। सो दिस फोल्ड्स आर नथिंग बट योर सिस्टर्ने। ठीक है, और ये जो ग्रैन्युल रहेंगे ये क्या रहेंगे? हमारे राइबोसोम्स। और इन्हीं राइबोसोम्स के वजह से इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम क्या आ गया है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। करेक्ट, यू आर थिंकिंग ऑन अ राइट पाथ। ठीक है, सो जैसे ही हम लोग देखेंगे, ड्यू टू अ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, प्रेजेंस ऑफ
राइबोसोम, यहां पे क्या आ गया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राइबोसोम नाम सोच के दिमाग में ये तो बत्ती जलनी चाहिए कि तुम्हारे पास क्या आने वाला है, प्रोटीन प्रोडक्शन। राइबोसोम को ही हम लोग क्या बोल रहे थे, दिस आर द ऑर्गेनेल्स हेल्पिंग इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सो यहां पे जैसे ही सपोज दिस इज माय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और यहां पे कौन बैठा है, तुम्हारा राइबोसोम। ठीक है, अब ये राइबोसोम क्या करेगा, एक कोई ना कोई प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करेगा, और ये सिंथेसाइज प्रोटीन फाइनली कहां पे आने वाला है, विद इन द ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यहां पे क्या रहने वाला है, ल्यूमेन। अब ये डायरेक्टली मेम्ब्रेन को तो क्रॉस करके आएगा नहीं, इसके लिए यहां पे क्या रखेंगे, चैनल्स। ठीक है, याद आ रहा है कुछ पार्ट, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। सो यहां पे क्या रहने वाले हैं, देयर आर सम चैनल्स। ठीक है, जो चैनल्स क्या करेंगे, हम लोगों के प्रोटीन को क्या कर देंगे, अंदर भेज देंगे, कहां पे, ल्यूमेन के अंदर। और ये प्रोटीन बनाने का काम किसका है भाई साहब, राइबोसोम। ठीक है, अब एक प्रोटीन अगर ल्यूमेन के अंदर चला गया तो फिलहाल उसके पास क्या है, एक स्ट्रेट चेन। ठीक है, ये कैसे दिख रहा है, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन। ठीक है, अब यही चेन को स्टेबिलिटी लाने के लिए, ठीक है, अगर कोई रस्सी को सीधा रख दे, ठीक है, और किसी रस्सी को फोल्ड करके रख दे, ठीक है, किसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा, दैट इज फोल्डेड रस्सी का, और सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अपने पास सेल का साइज ऑलरेडी छोटा है, उसके अंदर ऑर्गेनल्स का साइज छोटा, अब उसमें बड़ी चीज रखेंगे कैसे। अब कोई भी बड़ी चीज अगर हम लोगों को छोटे जगह में रखनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, फोल्डिंग। ठीक है, सो देयर इज गोइंग टू बी फोल्डिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट चेन प्रोटीन। ठीक है, जिसके वजह से अब ये क्या हो जाएगा, अपने आप में एक फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाना चालू करेगा। ठीक है, एंड दिस इज माय फोल्डेड प्रोटीन। ठीक है, हो गया प्रोटीन मॉडिफाई। सो जो प्रोटीन स्ट्रेट चेन में ल्यूमेन के अंदर एंटर कर रहा था, वही प्रोटीन अब कैसा हो गया, फोल्ड हो चुका है। अब ये फोल्ड होने के पीछे क्या रीजन हो सकता है, फर्स्ट केस इज नथिंग बट योर रिडक्शन इन सरफेस एरिया। ठीक है, सो अब जो प्रोटीन हमारे पास बड़े सरफेस एरिया में प्रेजेंट है, कैसे, एकदम बड़े से सरफेस एरिया में प्रेजेंट है, उसको छोटा छोटा सरफेस एरिया में फिक्स कर देना है। ठीक है, सो हमारे पास जो प्रोटीन एकदम बड़े से सरफेस एरिया में प्रेजेंट है, उसको एकदम छोटे छोटे सरफेस एरिया में क्या करना है, हमको रिड्यूस करना है, सो दैट ये प्रोटीन इस पर्टिकुलर सेल के अंदर फिट हो सके। ठीक है, सो दिस इज रिडक्शन इन सरफेस एरिया। और दूसरा क्या है, दैट इज स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। ठीक है, प्रोटीन इज इंक्रीज्ड। ठीक है, ये प्रोटीन अब क्या हो रहा है, बड़ा ही बलशाली बन रहा है। अब इसको जैसे ही फोल्ड करना चालू करेंगे, इसके अंदर कुछ बॉन्ड्स बनने चालू होंगे। ठीक है, एंड दिस आर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विद इन अ सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये बॉन्ड्स जो बनेंगे वो जनरली कौन से रहेंगे, योर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बट हाइड्रोजन बॉन्ड्स जब कभी भी मैं सेम स्ट्रक्चर के अंदर निकाल रहा हूं, एक ही प्रोटीन है, उसी को फोल्ड किया है, और उसी के अंदर क्या बन रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये देखो व्हाइट व्हाइट कलर के क्या बन रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स।
और इन्हीं को क्या बोलेंगे हम लोग? इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है। सो जब कभी भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बस एक ही स्ट्रक्चर के अंदर बन रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अ प्रोटीन, वो हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम क्या रहेगा? इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां तक क्लियर है? सो रफ एंडोप्लाज्मिक के अंदर फटाफट से अगर मैं रिव्यू देखता हूं, सो इसके ऊपर प्रेजेंट रहेगा राइबोसोम। Ribosomes are able to synthesize your proteins. These proteins are entering within your lumen of the rough endoplasmic reticulum. Lumen में जाने के बाद इसका क्या हो जाएगा? Folding, and folding will reduce your surface area and increases the stability of protein. कितना ही इजी था, कितना ही इजी था ये पार्ट। ठीक है। आगे जैसे ही बढ़ेंगे हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आएगा, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर क्या रहा है? फर्स्ट केस, ठीक है, जैसे ही मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करता हूं, सो दिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज 3 डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, देखें। सो इसका जो फर्स्ट केस रहेगा, दैट इज लिपिड बायोसिंथेसिस। ठीक है, इसका जो केस रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लिपिड बायोसिंथेसिस। अब स्मूथ बोला है, मतलब सरफेस तो स्मूथ होना चाहिए। अब स्मूथ है मतलब इसके पास राइबोसोम है ही नहीं। ठीक है, इसके पास राइबोसोम है ही नहीं। सो राइबोसोम नहीं है तो सरफेस क्या हो गया? स्मूथ हो गया। और स्मूथ चीजों को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका काम प्रोटीन बनाना नहीं है, इसका काम क्या है? लिपिड बायोसिंथेसिस। अब ये लिपिड बायोसिंथेसिस कई हॉर्मोन्स में, ठीक है, हॉर्मोन्स में, कहीं स्टेरॉइड्स में, और मेनली किस चीज में? दैट इज सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में क्या हो जाएंगे? यूज हो जाएंगे। कोई भी मेम्ब्रेन जब बनता है वो किस चीज से बन रहा है? ओनली बिकॉज ऑफ द लिपिड्स। सो इसका जो जगह रहेगा, दैट इज नथिंग बट स्टेरॉइड सिक्रेटिंग सेल्स, जो कहां पे रहने वाले हैं? इन एड्रीनल ग्लैंड ऑफ किडनी एंड टेस्टिस एंड ओवरीज। ठीक है। सो इसका जो मेन काम रहेगा वो कहां पे रहेगा? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज स्टेरॉल सिक्रेटिंग रीजन में रहने वाला है। ठीक है। स्टेरॉल मतलब ऐसी चीज है जो क्या बनी है? लिपिड से बनी हुई है, एंड दैट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। अब कभी भी हम लोग कॉर्टेक्स नाम आता है, सो दिस इज आउटर पार्ट। अभी के लिए फिलहाल ये समझ लो, एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर एक टोपी की तरह प्रेजेंट रहता है। ठीक है, किडनी के ऊपर एक टोपी की तरह प्रेजेंट रह रहा है, उसका जो आउटर पार्ट रहेगा वहां पे क्या प्रेजेंट रहने वाला है? हियर लिपिड बायोसिंथेसिस। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज गोइंग टू परफॉर्म इट्स फंक्शन एट अ फास्टर रेट। ठीक है। ये छोड़ के हमारे पास टेस्टिस एंड ओवरी के अंदर भी ये क्या करेगा? काम करने वाला है। नेक्स्ट केस इज डिटॉक्सिफिकेशन। अब जब कभी भी मैं डिटॉक्सिफिकेशन की बात करता हूं, ठीक है, किसकी बात करेंगे हम लोग? डिटॉक्सिफिकेशन की। सो ड्यूरिंग दैट डिटॉक्सिफिकेशन यू आर गोइंग टू सी कि ये टॉक्सिन को रिमूव करेगा। ठीक है, या उनको कम टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा। सो दिस इज बेसिकली रिमूवल ऑफ टॉक्सिन। ठीक है, या फिर टॉक्सिन को क्या करेगा? लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। सो बॉडी को हार्म होने से रहा। सो ये कहां पे रोल प्ले करेगा? मोस्टली इन केस ऑफ लिवर।
ठीक है, बॉडी में जो सबसे बड़ी ग्लैंड है दैट इज नथिंग बट योर लिवर। वहां पे जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम कर रहा है वो कौन सा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज के बारे में काम कर रहा है? दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। एंड फाइनल वन इज नथिंग बट योर स्टोरेज ऑफ, ठीक है, इट इज नथिंग बट स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। ठीक है, जिसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? Ca2+। सो स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस इज नथिंग बट कैल्शियम आयन को स्टोर करके रख रहा है। और ये कैल्शियम आयन स्टोरेज क्या करेगा? मसल कॉन्ट्रैक्शंस के वक्त इट इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। अब ये छोड़ के कैल्शियम आयन का और एक रोल है भाई लोग, ठीक है, और बहन लोग बुरा मत मानना। सो एग्जाम्पल इज नथिंग बट योर मसल सेल्स। ठीक है, सो मसल सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो क्या करेगा? कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखेगा। फिलहाल इतनी कहानी तो समझ में आ गई है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास देयर इज एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। ठीक है, इसके पास राइबोसोम है नहीं, प्लस इट इज परफॉर्मिंग थ्री फंक्शन: लिपिड बायोसिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन एंड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। इसके बारे में और एक चीज क्या है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, सो अगर मैं कभी भी कैल्शियम स्टोरेज की बात करता हूं, सो कैल्शियम स्टोरेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैल्शियम आयंस आर नेसेसरी फॉर वेसिकल फॉर्मेशन। ठीक है, कैल्शियम आयन रहेंगे नहीं सेल के अंदर तो वेसिकल फॉर्मेशन भी नहीं होने वाला। कोई सेल्स को बचा नहीं सकेगा, कोई भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट इजीली हो नहीं पाएगा अगर वेसिकल सेल के अंदर नहीं है। ठीक है, सो कैल्शियम आयंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द वेसिकल फॉर्मेशन। अब ये वेसिकल क्या कर रहा था? ठीक है, सो वेसिकल helps in transport of biomolecules जो मेजरली कौन से रहने वाले हैं? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स from one cell organelle to another। ठीक है, एक ही सेल के अंदर एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल में जो भी चीजों को ट्रांसपोर्ट करना रहेगा उसके लिए जो गाड़ी दी है उसका नाम क्या है? वेसिकल। यहां तक समझ में आ रहा है? सो जब कभी भी मैं वेसिकल फॉर्मेशन की बात करता हूं, कैल्शियम आयंस आर गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। ठीक है, अब जैसे ही मैं वेसिकल्स की बात कर रहा हूं, सो ये तो हमेशा प्रोटीन और लिपिड को बचा के आगे ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन देयर डेस्टिनेशन, ठीक है, अगर प्रोटीन्स को और मॉडिफाई होना है फ्रॉम एक सेल ऑर्गेनल टू अनदर सेल ऑर्गेनल जाके और मॉडिफाई होना है, तब कौन आएगा? वेसिकल। बट अगर मैं एक बात करूंगा दैट इज सिक्रीटरी प्रोटीन। ठीक है, अगर कुछ ऐसा प्रोटीन बन गया जो क्या है? साइटोप्लाज्म में काम कर रहा है या फिर सेल के बाहर जाना चाहता है, सीधा सीधा ऑर्गेनल से बाहर जाना चाह रहा है, सो ये प्रोटीन भी क्या होगा? यार ट्रांसपोर्टेड थ्रू वेसिकल। ठीक है, सो सिक्रीटरी प्रोटीन दैट मूव्स आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, तो यहां पे भी कौन लेके जाएगा इसको? वेसिकल्स ही लेके जाएंगे, जो वेसिकल कुछ ऐसे भी दिख सकते हैं। ठीक है, सो ये वेसिकल्स क्या होंगे? तुम्हारे
सेल मेम्ब्रेन के जैसे ही दिख रहे हैं, और इसके अंदर क्या डाल के रखा है हम लोगों ने? प्रोटीन का मॉलिक्यूल। तो ये जाके क्या हो जाएगा? इट विल फ्यूज विथ सेल मेम्ब्रेन and removes out protein out of cell. सिंपल। अब ये रिमूव्स आउट प्रोटीन आउट ऑफ सेल बहुत बड़ा हो गया ना, इसको छोटा कर देते पढ़े लिखे की तरह। ठीक है, इट इज एक्सोसाइटोस्ड आउट, एक्सोसाइटोस्ड आउट ऑफ सेल। ठीक है, एक्सोसाइटोस्ट का मीनिंग है किसी भी चीज को सेल के बाहर भेज देना। ठीक है, और प्रोसेस को बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। सो देयर विल बी एक्सोसाइटोसिस ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन। यहां तक बात समझ में आई? आई होप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो मजेदार लगा रहेगा। सो नेक्स्ट पार्ट इज योर गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब जो भी प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकल रहा है, ठीक है, जो भी प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकलने वाला जो भी वेसिकल रहेगा, दैट कंटेन्स ईदर प्रोटीन और लिपिड्स। ठीक है, ये सारे के सारे कहां पनाह पाने जाएंगे? टू योर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसको ही हम लोग गोल्जी apparatus भी बोल सकते हैं, या गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो आपकी मर्जी। सो कैमिलियो गोल्जी was a scientist who discovered this particular structure or organelle within a cell। ठीक है, अब ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स को दो फेजेस है। ठीक है, एक को बोलते हैं सिस फेस, एक को बोलते हैं ट्रांस फेस। ठीक है, जहां पे भी ये वेसिकल एक्सेप्ट होगा, ठीक है, सो यर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल तो निकला, और ये वेसिकल कहां पे जाके एक्सेप्ट होगा? ठीक है, या कहां पे जाके फ्यूज होगा ऑन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स? उसी एंड को क्या बोलेंगे हम लोग? सिस एंड। ठीक है, इसी एंड को क्या बोलते हैं हम लोग? सिस एंड। और जैसे ही आगे पास होते जाएगा, और फाइनली मैच्योर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, फाइनली मैच्योर्ड प्रोडक्ट ऑफ योर प्रोटीन और लिपिड्स, ठीक है, ये जिस एंड से बाहर पड़ेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांस एंड और ट्रांस फेस। सिंपल। सो जैसे ही अ वेसिकल दैट कंटेन्स मैच्योर्ड और मॉडिफाइड प्रोडक्ट, ठीक है, यहां पे ऐसा वेसिकल है जिसके पास क्या है? मैच्योर्ड या मॉडिफाइड प्रोडक्ट है। ठीक है, एंड दैट इज मूविंग आउट। ठीक है, सो इट इज एक्सोसाइटोस्ड आउट ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसी एंड को क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांस। सिंपल है। ठीक है, सो देर आर टू एंड्स, दैट इज सिस एंड एंड ट्रांस। अब यहां पे भी कुछ फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, और इन्हीं फोल्ड का नाम भी क्या है? सिस्टर ने। और हर एक फोल्ड के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस रहेगा वो भी क्या रहेगा? ल्यूमेन। ठीक है, सो जैसे एग्जैक्ट ग्राउंड सब्सटेंस एंड फोल्ड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है, वैसे ही फोल्ड्स भाई कहां प्रेजेंट है? इन योर गोल्जी कॉम्प्लेक्स एज वेल। यहां तक समझ में आ रही है बात? इजी लग रहा है? जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, देर इज वन मॉडल कॉल्ड एज सिस्टरने मैच्योरेशन मॉडल। अब ये सिस्टरने मैच्योरेशन मॉडल है क्या? ठीक है, अब सिस एंड से ट्रांस एंड तक हमारे पास काफी सारे फोल्ड्स थे। ठीक है, फ्रॉम सिस एंड
टू ट्रांस एंड। ठीक है, यहां पे बहुत सारे फोल्ड्स थे भाई, जिनको क्या बोल रहे थे हम लोग, सिस्टर ने। ठीक है, देर आर मल्टीपल फोल्ड्स, और हर एक फोल्ड के अंदर एक स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट है, जो एंजाइम क्या करेगा, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। सो यहां पे कंप्लीट मॉडिफिकेशन या मैच्योरेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स हो जाएगा टिल प्रोटीन और lipid will take place from cis end to trans end। ठीक है, सो जैसे जैसे फोल्ड्स ट्रांस एंड की तरफ मूव करते जाएंगे, वो उतना ही प्रोटीन को और अच्छे से मॉडिफाई कर पाएंगे। ठीक है, सो इसी के वजह से इस मॉडल का नाम क्या है, सिस्टरने मैच्योरेशन मॉडल। अब यहां पे ऐसे क्या चेंजेस आ रहे हैं, लेट्स सी। सो इफ आई एम कंसिडरिंग अ प्रोटीन, ठीक है, अब प्रोटीन क्या है, एक मेजर कंपोनेंट है। सो एंड किससे होना चाहिए, प्रोटीन से। ठीक है, ये प्रोटीन के दो चीजें होंगे, एक तो इसका फोल्डिंग और ज्यादा बढ़ेगा, सो फोल्डिंग मस्ट बी इंक्रीज, जिसके वजह से ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी भी गेन करेगा। सो स्टेबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, बट दूसरा केस मजेदार है। ठीक है, दूसरे केस में क्या हो जाएगा, तुम्हारे फोल्डिंग और स्टेबिलिटी तो बढ़ रहे हैं, बट योर प्रोटीन्स आर अटैच्ड, दे आर अटैच्ड विथ डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, दे आर अटैच्ड विथ डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे कि हमारे भाई साहब कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, या इवन लिपिड्स। ये असली मजेदार बात है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से प्रोटीन का क्या हो रहा है, अटैचमेंट। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट चिपका देता हूं किसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, सो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन आर गोइंग टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मीन्स योर मेजर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट। जो एंड होगा वो क्या होगा, नाम का एंड इज गोइंग टू बी योर मेजर पार्ट, नाम की शुरुआत जो प्रीफिक्स में लगा है वो क्या रहेगा, माइनर पार्ट। ठीक है, वही अगर मैं लिपिड्स और प्रोटीन्स की बात करता हूं, ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूं, लिपिड्स और प्रोटीन्स की बात कर रहा हूं, so those are going to form lipoproteins। ठीक है, so there are various modification that can take place, but ये कार्बोहाइड्रेट वाले मॉडिफिकेशन को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लाइकोसाइलेशन। द प्रोसेस इन विच the process in which a carbohydrate group is added on the protein to form glycoprotein। इसी चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लाइकोसाइलेशन। यहां तक कुछ बात सारी क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज नथिंग बट योर मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। ठीक है, अब लिपिड्स का एक तो मॉडिफिकेशन कर दो बाय एडिंग सम ग्रुप्स। ठीक है, देयर इज सपोज अ फॉस्फेट ग्रुप, सो हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉस्फेट प्लस लिपिड्स, दिस इज गोइंग टू फॉर्म माय फॉस्फोलिपिड। ठीक है, या फिर लिपिड्स के ऊपर हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन ऑल्सो टेक प्लेस ऑन lipids and this is called as glycolipids। ठीक है, सो हमारे पास ऐसे कुछ मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं जिसके वजह से दो अलग बायोमोलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जा रहे हैं,
और फ्यूज होने के बाद एक कंप्लीटली नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, दैट इज नथिंग बट योर फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। बट आगे जाके, ठीक है, जैसे ही ये पर्टिकुलर चीजें फॉर्म होगी तो यहां पे आगे जाके हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन कि इस पर्टिकुलर प्रोटीन को कहाँ काम करना है, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोटीन को कहाँ काम करना है, उस डेस्टिनेशन के पास फ्रॉम ट्रांस एंड ये वेसिकल्स क्या हो जाएंगे, भेज दिए जाएंगे। सो दे आर सेंट टूवर्ड्स देयर डेस्टिनेशन, जहां पे इनका एक्चुअल फंक्शन, ठीक है, दैट इज नथिंग बट फंक्शनल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल इज गोइंग टू टेक प्लेस। यहां तक कुछ डाउट? इजी था। अब आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोगों ने अगर पीछे जाके देखा, जिस किसी ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ठीक से डायग्राम देखा रहेगा, सो हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज था। वही अगर मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखता हूं तो वो थोड़ा सा दूर था, ठीक है। ये चीज उल्टी क्यों नहीं की गई? स्मूथ को भी तो अंदर रख सकते थे और रफ को दूर लेके जा सकते थे, बट ऐसा ना करते हुए हम लोगों ने क्या किया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बहुत क्लोज रखा। किसके? न्यूक्लियस के। चिपक चिपक के ही बैठे दोनों, ठीक है। वही अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखता हूं तो वो थोड़ा सा दूर है, ठीक है। सो व्हाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज closer to nucleus, closer to nucleus than smooth endoplasmic reticulum? ये सवाल आपको तो आना चाहिए था। कोई भी चीज जैसे मैं बोल रहा हूं विदाउट लॉजिक बायो में तो हो नहीं रही। सो अगर उसका पोजीशन न्यूक्लियस के पास में है तो पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास ही क्यों रखा? और अगर रखा तो रखा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पास में क्यों रखा? दैट शुड बी योर क्वेश्चन इन योर माइंड, ठीक है। सो एक बार पॉज करके थोड़ा सा सोच के देखो, अपने आप आंसर आ रहा है या इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज का एक इंपॉर्टेंट चीज लगने वाला है, ठीक है। सो अगर मुझे क्लू देना है, सो मैं एक क्लू दे देता हूं दैट आई एम गोइंग टू हैव mRNA, जिसके वजह से क्या बनने वाला है, आगे जाके प्रोटीन बनने वाला है, ठीक है। अगर ये क्लू के साथ आंसर आता है तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आप एक लॉजिकल पाथ पे सोच रहे बायो को, ठीक है। सो लेट्स सी आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। सो व्हाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज क्लोजर टू न्यूक्लियस देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? सो यहां पे मैंने क्लू दिया है दैट mRNA इज फॉर्मिंग योर प्रोटीन्स, ठीक है। अब ये mRNA जो बन रहा है वो किससे बनता है? DNA से। अगर मेरा सेकेंड लेक्चर आपको याद रहेगा, दोज आर नथिंग बट योर पोस्टुलेट्स ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी, अगर वो लेक्चर याद रहेगा तो इसका आंसर तो आ जाना चाहिए था। सो अगर मैं लॉजिक के साथ देखता हूं, सो मेरे पास एक डीएनए है, ठीक है। ये डीएनए किसके अंदर है? इनसाइड माय न्यूक्लियस, ठीक है। यहां तक कुछ डाउट? अब ये न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए किस में कन्वर्ट होने वाला है? इनसाइड योर mRNA। और इसी mRNA का फुल फॉर्म रहता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या रहने वाला है? मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर बोल रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो मैसेज कैरी करना चाहिए, ठीक है। सो दिस मैसेंजर आरएनए फॉर्म्स विद इन न्यूक्लियस, ठीक है। दिस फॉर्म्स विद इन न्यूक्लियस, बट जैसे ही बनता है इसको कहां भेजने का ट्राई करता है न्यूक्लियस? साइटोप्लाज्म में जाओ भाई, यह हमारा घर है। एक बार मैंने mRNA बना दिया,
तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, तुम निकल जाओ। कहां से? न्यूक्लियोप्लाज्म में। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। सो एमआरएनए का जो लाइफ है, ये बेचारा बहुत वीक इंसान है। ठीक है। सो एमआरएनए जैसे ही बन जाता है और साइटोप्लाज्म में अगर उसका यूज नहीं होगा, ठीक है, अगर साइटोप्लाज्म में एमआरएनए का कहीं भी यूज नहीं होगा तो वो अपने आप डिग्रेड करना चालू कर देगा। ठीक है। सो साइटोप्लाज्म में जाने के बाद इसका मेन रोल क्या है? राइबोसोम को ढूंढो। ठीक है। और राइबोसोम से क्या बनाओ? फाइनली प्रोटीन बनाओ। सो अब हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट सीखे? दैट mRNA can degrade easily, can degrade easily. ठीक है। if it kept for longer time period, for longer time period. ठीक है। सो एमआरएनए को अगर मैं लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं तो वो क्या होने वाला है? डिग्रेड होने वाला है। बट हम लोगों को अगर उसको डिग्रेड ही करना था तो बनाया ही क्यों? ठीक है, खामखा बनाते ही नहीं एमआरएनए। सो इसको डिग्रेड होने से बचाने के लिए और इसका पूरी यूटिलाइजेशन करने के लिए, टू कन्वर्ट इट इनटू एमआरएनए, राइबोसोम क्या रहते? तैयार ही रहते। जैसे ही न्यूक्लियस से एमआरएनए बाहर आ गया तो सबसे पहले किसको सामने पाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड इसी का स्पेशलिटी क्या है? दैट इट कंटेन्स a presence of ribosome on their surface. ठीक है। सो एमआरएनए जैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म से, ठीक है, कहां पे चला गया? विद इन द साइटोप्लाज्म। सो इसने सामने किसको देखा? राइबोसोम को। ठीक है। और ये राइबोसोम किस पे बैठा था भाई? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो क्या करेगा? इस एमआरएनए को झटक से पकड़ लेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा? प्रोटीन में। सो दैट अपने एमआरएनए का यूटिलाइजेशन हो गया और एमआरएनए डिग्रेड नहीं हुआ। वही अगर ये केस मैं उल्टी देखता, ठीक है, एमआरएनए तो निकला, सेम केस कहां तक पहुंचा? साइटोप्लाज्म तक तो पहुंच गया। ठीक है। और सामने अगर उसने SER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पा लिया तो ये बेचारा दुखी हो जाएगा क्योंकि इसको राइबोसोम दिख नहीं रहा है। ठीक है। इसको अपनी आंखें तो है नहीं कि ढूंढते ढूंढते कहां पे राइबोसोम है, वहां पे पता बता दो मुझे, मैं चला जाता हूं। ठीक है। सो जैसे ही SER को देखा एंड यहाँ पे RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इज present at longer distance. Yeah, it is present far away from that particular nucleus. So तुम्हारा mRNA क्या हो जाएगा? डिग्रेड और सत्यानाश। ठीक है। mRNA इतना मेहनत से बनाया बट ये mRNA क्या हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा। इसलिए ये चीज होता नहीं है। और रफ एंडोप्लाज्मिक को किसके आगे रखा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे। और किसके पास में रखा है? दैट इज टुवर्ड्स न्यूक्लियस। इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ते वक्त, ठीक है, उसका डायग्राम ठीक से देखा कीजिए। कोई भी डायग्राम, ठीक है, ऐसे ही बनाया नहीं रहता। ठीक है। उसके पीछे कुछ ना कुछ एक रीजन रहने वाला है। So that is nothing but your rough endoplasmic reticulum kept closer to the nucleus than smooth endoplasmic reticulum. I hope you like this question और ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में भी लेके आने वाला हूं। ठीक है। जितना पार्ट हम लोगों ने सीखा है उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस, ठीक है, जो थोड़े से हटके रहेंगे इस बुक से। ठीक है। सो वो हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा मे बी छोटा हो सकता है बट तुम लोग तो ये वीडियो एंजॉय करोगे इफ यू आर लर्निंग द बायोलॉजी इन अ लॉजिकल वे। सो वी विल एंड दिस वीडियो हियर।
Thank you so much, guys. Do not forget to like, share, and subscribe. आपका support toward this channel is very, very important for us. Do not forget to click on that bell icon. Thank you, guys. Bye bye. Let's see you in the next video.